नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पर लंबी चर्चा। अरुण जेटली ने सुषमा स्वराज का किया बचाव, कहा विपक्ष के तर्क में दम नहीं। राहुल गांधी के तीखे तेवर, कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। गतिरोध के चलते राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े विधेयक पर नहीं हो पाई चर्चा। सरकार ने कांग्रेस को बताया विकास विरोधी, विपक्ष ने उद्योगपतियों के अभियान का किया विरोध। बिहार में 100 सीटों पर लड़ेंगे आरजेडी जेडीयू, कांग्रेस को 40 सीटें देने पर सहमति। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू। प्लॉट आवंटन में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 27 जजों के नोटिस पर आगे कार्रवाई नहीं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और गुजरात सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। और कॉल टेस्ट के पहले दिन अश्विन की फिरकी के आगे फंस हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज। पहली पारी 183 रन पर सिमटी, भारत की ठोस शुरुआत। और आइए देखते हैं पहली खबर। ललित मोदी पर जो केस था उसको लेकर आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष के तर्क में कोई दम नहीं है। अरुण जेटली ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया और मौजूदा एनडीए सरकार ने ही पहली बार कानूनी कार्रवाई की है। That you took steps where you could never succeed. The correct steps, that is registration of case under PMLA, activation of that case, summoning him in that case for the first time, getting a non-bailable warrant against him, moving for a red corner alert against him. These are all steps which will be taken now. Otherwise, a make-believe light blue colored notice given to domestic airports for a man living in London makes no sense. And that is the step they took. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को मदद पहुंचाने को लेकर लगे आरोपों से इनकार किया। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई को कभी आगे नहीं बढ़ाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ललित मोदी को मदद के बदले सुषमा स्वराज को पैसे मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब की मांग को फिर से दोहराया। ललित मोदी विवाद में कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने ललित मोदी को बेजा फायदा पहुंचाने से साफ इनकार किया। सुषमा स्वराज ने कहा कि ललित मोदी की बीमार पत्नी को सिर्फ मानवीय आधार पर सहायता मुहैया कराई गई। अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण, राइट ऑफ रेजिडेंसी उसे मिला आपके कारण, वापिस वो क्यों नहीं लाया जा सका आपके कारण, क्योंकि आपने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हो कि मैंने उसकी मदद की। अध्यक्ष जी, 38 साल से राजनीति में हूँ, 38 इयर्स, 38 साल से जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है वो तपस्या जैसी चीज होती है, तपस्या। इससे पहले कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 7 सांसदों की ओर से नोटिस दिया गया था। कई अवरोधों के बीच करीब 1:45 बजे इस पर चर्चा शुरू हो पाई। कांग्रेस ने विदेश मंत्री के इस्तीफे के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग को फिर दोहराया है। उनके ऊपर 16 केसेस है, उन्होंने बताया। जब 16 केसेस है, आपको मालूम है यहाँ से इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, ये भी मालूम है, और वो कहाँ रह रहा है ये भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी फॉरेन मिनिस्टर किस बेसिस पे उसको मदद करने की कोशिश की है, हम ये जानना चाहते हैं। कितना पैसा मिला, जो ब्लैक मार्केट, जो काला धन है, उसका जो चिन्ह है, उसको बचाने के लिए कितना पैसा मिला। और दूसरा सवाल, आपने ये काम छुप के क्यों किया, खुले में क्यों नहीं किया, साधन के सामने क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया, या बताया या नहीं बताया। कई अन्य दलों ने भी कार्यस्थगन प्रस्ताव पर अपनी राय रखी। Which goes into the body politic to make our democracy weak. It is corruption
through last so many years that has actually weakened our intelligence. And it is still weakening us again and again. जब विदेश मंत्री जी के पास उनका फोन आया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये था कि विदेश मंत्री जी उसी वक्त कैबिनेट को या प्रधानमंत्री जी को बताते कि एक ऐसे अपराधी के साथ हमारा संपर्क हुआ है, उसकी ये मांग है। मॉनसून सत्र के दौरान अब तक ललित मोदी विवाद पर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस मामले में सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है खास मेहमान JP यादव साहब, जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं टेलीग्राफ से। यादव साहब, स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जोड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से, जो कि आज दिन भर संसद की कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे। विशाल, जिस मुद्दे को लेकर मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा सत्र वॉश आउट होता दिखा है, और आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले मैं कहूं कि आखिरी 2 दिन जो बचे थे वहां पर चर्चा शुरू होती है। किस तरीके से आज तीखे प्रहार सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से रहे, और असल में ये जो मैं कहूं कि एक पूरा गतिरोध था वो खत्म होता नजर कैसे आया, चर्चा शुरू कैसे हुई? देखिए कविंद्र, बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया दोनों ही तरफ से, सरकार और विपक्ष। लेकिन अगर हम कहें कि गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है तो थोड़ा शायद जल्दबाजी होगी कहना। हालांकि इस मुद्दे पर सहमति ज़रूर हुई कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस की जो डिमांड थी, कांग्रेस ने जो अपनी मांग सामने रखी थी कि इस्तीफा होना चाहिए, और चर्चा के दौरान जो कांग्रेस के नेताओं ने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री सामने आए, प्रधानमंत्री स्वयं जवाब दें, केवल सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री हैं उनके जवाब देने से या कैबिनेट के किसी और मंत्री के जवाब देने से वो संतुष्ट नहीं होंगे, तो अभी भी पूरी नहीं हुई। और एक बात और देखनी होगी कि पूरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया सदन से, यानी कि वो जो जवाब है उससे संतुष्ट नहीं थे। तो सीधे तौर पर जो कल आखिरी दिन बचा है, उस आखिरी दिन में शायद ऐसी उम्मीद जरूर की जा सकती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस का जो तेवर है और कांग्रेस की जो मांग है उसमें कुछ बदलाव आएगा। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन उनकी मांग शायद कांग्रेस पार्टी का एक नजरिया ये रहेगा कि जस की तस बनी हुई है। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने अपनी तरफ से आज बार बार साफ किया। विदेश मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा, और खुद सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ने अपना बचाव किया। सरकार ने साफ किया कि कोई गलती नहीं की है विदेश मंत्री ने, और इस्तीफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। न केवल विदेश मंत्री का, बल्कि जो 2 मुख्यमंत्री जिनका इस्तीफा कांग्रेस मांग रही है उनके भी इस्तीफे का सवाल पैदा नहीं होता। तो सीधे तौर पर फिर उस स्थिति पर है, यानी कि कांग्रेस की जो मांग थी उस मांग को एक बार फिर से खारिज किया गया है, और कांग्रेस अपनी मांग पर एक बार फिर से अड़ी हुई है। और खासतौर पर इसमें अब एक जो मांग और है वो ये कि प्रधानमंत्री आकर जवाब देते इस चर्चा का तो बेहतर होता। यानी कि सिर्फ एक दिन बचा है इस मानसून सत्र की कार्रवाई के लिए, लेकिन शायद वो एक दिन भी जो गतिरोध है इसकी भेंट शायद चढ़ जाए। और क्या विशाल ये भी कहा जाए कि लोकसभा में जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जिस तरीके से मैं कहूं कि सीधे तौर पर तीखे हमले हुए, उसका असर, उसकी छाया राज्यसभा पर भी पड़ी? जी बिल्कुल। जब 2 बजे राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ तो हालांकि सीधे तौर पर किसी मेंबर ने इसकी बात नहीं की, क्योंकि एक सदन की बात दूसरे सदन में कानून जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस उत्तेजना के साथ और जिस तरह से नारेबाजी के साथ 2 बजते ही जब सत्र शुरू हुआ ऊपरी सदन का, तो सीधे कांग्रेसी सांसद सीधे वेल में पहुंचे। उससे एक बात साफ जाहिर हो रही थी कि जो उसके ठीक पहले निचले सदन में हुआ उसका असर शायद देखने को मिल रहा था। ये विशाल रहिएगा हमारे साथ। JP यादव साहब, जिस तरीके से वाकई मैं कहूं कि सत्र का कल आखिरी दिन है, उससे ठीक पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती है, और जिस तरीके से हमले हुए हैं, कैसा लगता है? जैसे कि विशाल को एक आशंका भी है कि ऐसा नहीं है कि शायद अवरोध खत्म हो रहा है, कल की सुबह शायद फिर वैसी ही होगी जैसे कि हमने इस पूरे सत्र में देखी है। बिल्कुल लगता नहीं है। कांग्रेस ने ये पोजीशन शुरू से लिया था कि हम रेजिग्नेशन फर्स्ट और डिस्कशन, चर्चा बाद में होगी, पहले ये इस्तीफा दें क्योंकि इन्होंने गलती की है। लेकिन कांग्रेस आज उस पिच पर थोड़ा गड़बड़ हो गई। जो स्टैंड लिया था उसमें उसने डिस्कशन के लिए, उसका जब स्थगन प्रस्ताव मान लिया गया तो डिस्कशन के लिए तैयार हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कशन हो गया, हालांकि दोनों तरफ से काफ़ी नोक झोंक हुई, बहुत गर्मा गर्मी हुई, लेकिन ये अब आखिरी एक दिन सत्र का बचा है, उसमें लगता नहीं है कुछ होगा। मेन तो लैंड बिल तो इसमें आने वाला नहीं है, ज़मीन वाली GST का मसला है, GST तो वो भी लगता नहीं है कि कुछ इस सत्र में हो पाएगा कल तक। लेकिन आज जिस तरीके से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और लोकसभा में जब मैं कहूँ कि जवाब के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया,
लेकिन जो छोटी पार्टियां थी या जो दूसरे अन्य दल थे कांग्रेस को अगर छोड़ दें वो मौजूद रहे, तो क्या ऐसा लगता है कि आज की डिबेट के बाद चर्चा हुई, जो जवाब मिला उसके बाद जो विपक्षी एकता दिख रही थी कम से कम लोकसभा में वो टूटती नजर आई है? हाँ, थोड़ी कमज़ोर हुई है कांग्रेस। आज अगर हम आकलन करें, जो हम भी लोकसभा में मौजूद थे, सुन रहे थे सब कुछ, तो परसेप्शन बैटल जिसको कहते हैं, पॉलिटिक्स में जो परसेप्शन आप जीतते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आज अब सुषमा स्वराज का जिस तरह से जवाब हुआ, हंगामे के बीच ही हुआ, लेकिन वो एक तरह से इफेक्टिवली अपना मैसेज दे पाई और कांग्रेस उसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाई। राहुल गांधी बाद में आके कुछ अपना तेवर दिखाए कुछ उसको ठीक करने के, लेकिन बहुत छोटा सा उनका इंटरवेंशन था और उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। बीजेपी अगर कहें कि सरकार सत्ता पक्ष आज काफ़ी इफेक्टिव थी, काफ़ी तैयार होके आई थी और वो कांग्रेस ने जिस पोजीशन को लिया था उस पोजीशन से हटती और लास्ट ओवर में वो फेल हो गई। उस तरह से वो परसेप्शन में जिस तरह से देना चाहिए मैसेज वो देने में असफल रही। इनके तरफ से वो ऐसे वक्ता नहीं थे जो उस मैसेज को ठीक से दे पाए कि सचमुच इसमें गलती हुई है और बहुत बड़ा ये मामला है। यानी आप कह रहे हैं कि जो अब तक इस पूरे सत्र में जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विरोध खड़ा करती रही, उस मुद्दे पर जब बहस हुई तो वो तथ्य या फिर वो मैं कहूँ कि एग्रेशन या फिर तथ्यों के साथ एग्रेशन नजर नहीं आया जो कि ज़रूरी था, मामले को बताता कि कितना गंभीर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस उसमें जिस तरह से मुद्दा को ऊपर ले गया था, जिस ऊंचाई पर ले गए थे ये लोग, पार्लियामेंट पूरा स्टॉल किया, जब वो मौका आया वो प्रहार करने का तो वो ठीक से मुझे लगता है कि प्रहार नहीं कर पाए वो ठीक से वो मैसेज को, हो सकता था उनके पास मुद्दे थे, पॉइंट्स थे, लेकिन उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए। इसलिए इनका जो जितना मसला था वो उतना दमदार तरीके से आया नहीं और शायद इसीलिए भी छोटी पार्टियां जो थी, छोटी पार्टियों का जो इंटरवेंशन देखिएगा वो बहुत बीच का रास्ता ले रही थी। कुछ पार्टियां तो सीधे तौर पर कांग्रेस पे, बीजेडी ने जैसे कांग्रेस पर ही हमला कर दिया कि आप सोनिया गांधी आज जिस तरह से वेल में प्रोटेस्ट की, उनका नाम जब आया, उनके ये रेफरेंस आया एक मेंबर के द्वारा, तो उस पर भी प्रहार कर दिया। तो विपक्षी एकता मुझे लगता नहीं कि लेफ्ट के अलावा और कोई दल कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ है। और ये आगे देखने वाली बात है कैसे अब उभरता है, उसके बाद सरकार कैसा परफॉर्म करती है, इसको आगे कैसे ले जाती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और सदन में जो बहस होती है उसके जरिए पूरे देश के जो मैं कहूँ कि एक आम जन तक संदेश जाता है। इस मुद्दे को जिस तरीके से मीडिया में या फिर तमाम दलों की ओर से उठाया गया था, आज जो बहस हुई, आपको लगता है कि वो तमाम फैक्ट सामने आए और जनता के सामने एक सीधी तस्वीर आ सकी है कि असल में मुद्दा क्या था और कहां पर किससे चूक हुई, या फिर सिर्फ इतिहास और दूसरे आरोपों तक सीमित रहा? बिल्कुल इतिहास और ये एक तरह से कहें तो परंपरा कि आपने भी कुछ गड़बड़ियां की, हमने कुछ की हैं, लेकिन आपने उससे ज़्यादा की हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही चला गया। कोई पब्लिक का जो सीरियस मैसेज कहें कि जो करप्शन हुआ, चाहे जो पैसे लूटे गए, ब्लैक मनी जो भी, उस पर कोई खास बात, आरोप और प्रत्यारोप किया। आपने इतिहास में सुषमा स्वराज का जो पूरा अटैक था कि आपने एंडरसन के साथ क्या किया था, आपने क्वात्रोची के साथ किया था, मैंने तो उसके सामने बहुत छोटा सा अपराध किया होगा, बहुत छोटा सा किया है। आपका पाप ज़्यादा बड़ा है, पाप मैंने भी हो सकता है किया हो, लेकिन आपका पाप बड़ा है। तो आरोप प्रत्यारोप कि आप भी घोटाले करते हैं, हम भी घोटाले करते हैं, कुछ ये बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मेन इशू जो था करप्शन का था वो कहीं से ठीक से उभर के नहीं आ पाया, टारगेट पर नहीं था, बहस के बिंदु में, बहस के मुद्दे में टारगेट पे नहीं था। जी बेदू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। नेपाल में संविधान की राह, पार्टियों के बीच बनी सहमति, 6 प्रांतों में बटेगा नेपाल, क्या संघीय ढांचा होगा बहाल? देखिए RSTV विशेष नेपाल में संविधान, शाम 7:30 बजे।
मॉनसून सत्र में जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक की राह अब मुश्किल नजर आ रही है। विपक्ष के भारी विरोध के चलते इस मुद्दे पर आज भी चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस ने ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले के साथ काले धन का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। सरकार ने कांग्रेस के आरोप को विकास विरोधी करार दिया। बुधवार को भी विपक्ष के भारी विरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। सरकार की ओर से जीएसटी बिल पर चर्चा कराने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। कांग्रेस ने कार्यवाही चलाने से पहले ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले, काले धन की वापसी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग जारी रखी। Day one of this session, when it comes to fixing accountability and taking action, that's why the opposition has been giving these motions, notice for motions, repeatedly. So it cannot be said that if yesterday it was disposed of, opposition's right is taken away. लेकिन सरकार ने कांग्रेस के इस रुख को विकास विरोधी बताया है। डिस्कशन को अलाउ किया, डिबेट को अलाउ किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये तैयार ही नहीं है। हम तो इनसे हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भैया केवल 1.5 दिन रह गया है, कम से कम अभी चर्चा। जो लोग अपने आप को गरीबों का दोस्त कहते हैं लेकिन सुधार होने नहीं देते ताकि विकास न हो, वो सचमुच में गरीब के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आसन की ओर से कार्यवाही चलाने में सहयोग की मांग की गई, लेकिन उसका भी कोई असर होता नहीं दिखा। सरकार और विपक्ष के बीच इस नोकझोंक की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चला और कई स्थगनों के बीच सिर्फ औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। लोकसभा से पारित हो चुके जीएसटी बिल को मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में पेश किया था। सरकार की कोशिश इसे 1 अप्रैल 2016 से देश भर में लागू करने की है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हस्ताक्षर अभियान को लेकर आज राज्यसभा में मुद्दा उठा। विपक्ष ने बीजेपी पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। दरअसल 15,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर संसद चलने की अपील की, जिसमें देश के कई बड़े उद्योगपति शामिल हैं। राज्यसभा में गुरुवार को गतिरोध खत्म करने के लिए उद्योगपतियों और दूसरे लोगों की ओर से चलाए जा रहे अभियान का मुद्दा उठा। विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। ये लोग वहाँ से बाहर से ये कह रहे हैं ये पार्लियामेंट चलना चाहिए, ये जान ले कि 125 करोड़ लोगों ने इस पार्लियामेंट को चुना है। कोई पूंजीपति और ये जो आरोप लगता था कि ये थैली शाहों ने आपको बिठाला है, ये आज विंडिकेट हो गया, साबित हो गया। अब किस तरह से कुछ उद्योगपति ये सलाह देते हैं कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए और एमपीज को के खिलाफ किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, ये सदन की गरिमा का सवाल है, ये इज्जत का सवाल है कि आप बाहर से अब ये सरकार मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, बिजनेसमैन को इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस के खिलाफ और उनके खिलाफ। Appeals are being made from various quarters that the house should function. Very good, sir. We want the house to function, and if somebody is expressing their interest, especially businessmen, for the first time I've heard them say such things. It's okay, but they cannot interfere with the work, sir. सदन के नेता अरुण जेटली ने उद्योगपतियों के अभियान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। क्या आम आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? क्या जिसने आपको वोट दिया वो चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? आप दोषी हैं इस बात के कि पार्लियामेंट रुकाने के लिए उनको सामने रहे। संसद के चालू सत्र में लगातार गतिरोध से उद्योग जगत निराश है। जीएसटी समेत आर्थिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लंबित हैं। इससे परेशान होकर 15,000 से ज्यादा लोगों ने अभियान चलाकर गतिरोध खत्म करने की अपील की है। इनमें देश के कई अग्रणी उद्योगपति भी शामिल हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति के साथ ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। महागठबंधन के तहत आरजेडी जेडीयू 100 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। एनडीए को बिहार की सत्ता से दूर रखने के लिए महागठबंधन की ओर से साझा प्रचार अभियान के कार्यक्रम को भी तय किया गया। अब सबकी नजरें बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे पर टिकी हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की साझेदारी का ऐलान हो गया है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों दलों के नेताओं ने इसकी जानकारी दी। जेडीयू और आरजेडी 100-100 जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश ने एनसीपी और आईएनएलडी जैसी पार्टियों के भी साथ आने का दावा किया। इस मौके पर नीतीश ने डीएनए से जुड़े बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। वो लोग तो पूरे तौर पर कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या कहना है और किस बात के लिए परिवर्तन। ये जो बिहार का मान सम्मान बढ़ा है, इसको फिर मिट्टी में मिलाना है क्या? किस बात का परिवर्तन? महागठबंधन 30 अगस्त को पटना में स्वाभिमान रैली करेगा, जिसमें सभी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को चुनाव में हराने का दम भरा। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और खाली पाव भाजपा को, आरएसएस को नागपुर पहुंचवा देंगे। ये बिहार की जनता तय कर चुकी है और हम लोग चले समझना। महागठबंधन की जो प्रथम रैली 30 तारीख को गांधी मैदान में होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भाग लेगा और हम सब मिलजुल कर ये जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उस रैली के माध्यम से देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह और उमंग से उस महारैली में भाग लें। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों ने बुधवार को अलग अलग जगहों से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर प्रचार अभियान को मजबूती देने की कोशिश की। महागठबंधन बन गया है, महागठबंधन, ऐसा गठबंधन जिसमें गांठ ही गांठ। बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी कोई राज होना चाहिए तो जंगल राज, खरमंडल राज्य नहीं होना चाहिए बल्कि मंगल राज होना चाहिए। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हुए जेडीयू ने 117 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार आरजेडी के साथ तालमेल की वजह से उसे कम सीटों पर ही समझौता करना पड़ा। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। अब सभी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर आज रोक लगा दी जिसमें 27 जजों को नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, जज सोसाइटी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट ने प्लॉट आवंटन के मामले में राज्य सरकार के साथ साथ 27 पूर्व और मौजूदा जजों को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया। हाई कोर्ट ने 2 पूर्व जजों के पद को जनहित याचिका में बदल दिया था। इसमें गुजरात में जजों के प्लॉट आवंटन की गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की जमानत रद्द करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर आज रोक लगा दी है। कोर्ट ने टेलीफोन एक्सचेंज मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया और दयानिधि मारन की याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। प्रभात शेयर बाजार की जहां पर लगातार गिरावट का दौर जारी है, चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती का माहौल दिखा। चीन के करेंसी के अवमूल्यन और ग्लोबल संकेतों के असर से निफ्टी 8,350 के नीचे गया तो सेंसेक्स करीब 400 अंकों तक लूटा और आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी 1.25% तक गिरकर बंद हुए हैं। कारोबार बंद होने पर बीएसई का सेंसेक्स 354 अंक की गिरावट के साथ 27,512 पर बंद हुआ और एनएसई का निफ्टी 108 अंक टूटकर 8,353 पर। और वहीं दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया 65 के बेहद करीब पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 69 पैसे कमजोर हुआ है। ये 2 साल के निचले स्तर 64 रुपये 88 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। शेयर बाजार में गिरावट और आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये में ये कमजोरी देखी गई है। इस बीच चीन की मुद्रा युआन में भी 2 दिन में 3.5% तक की गिरावट आई और ये 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। देश में एक तरफ जहां कई राज्य बाढ़ से परेशान हैं तो वहीं एक इलाका ऐसा भी है जो मानसून में भी सूखे की मार झेल रहा है। ये इलाका है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, जहां किसानों की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार हल निकालने में जुटे हैं, लेकिन मुसीबत से पार होना वाकई एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में आने वाले जिले औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, परभणी, जालना,
बीड़, उस्मानाबाद और हिंगोली इस वक्त सूखे की चपेट में हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसानों को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। यहाँ की किसान की बहुत अवस्था अभी बहुत बिकट है। खाली जानवरों को चारा नहीं है, पीने को भी पानी नहीं है। कर्जा माफी करो, किसानों के स्कूली बच्चों के लिए फी माफी करो, उनके लिए पैसा दे दो। किसानों को पूरी तरह से कर्ज माफी होनी चाहिए। किसानों के जानवरों के लिए चारा छावनी शुरू जल्दी की जाए। सूखे पर बनी एक केंद्रीय समिति अब इलाके का दौरा कर रही है। किसानों की दिक्कतों को सुना जा रहा है। गाँव में तो परिस्थिति इतनी बेकट हो गई कि जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। हालात सबसे खराब उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर जिले में हैं, जहां लोग बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हैं। हालांकि स्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी कृषि मंत्री एकनाथ खड़से की अध्यक्षता में कैबिनेट की उप समिति का गठन किया है, जिसमें राज्य के कई मंत्री शामिल हैं। समिति की बैठक में कुछ हल निकाले गए हैं। मसलन रेलवे के जरिए उजनी बांध से पीने के पानी की सप्लाई की जाए, मवेशियों के चारे के लिए कृषि विश्वविद्यालय की भूमि का इस्तेमाल हो और दूसरे राज्यों से चारा खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं कृत्रिम बारिश को भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।